केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट. दिस इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ या ये जो हम पूरा यूनिवर्स में यदि हम कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंपोजिशन होता है. यहाँ तक कि एयर होती है, उसका भी कुछ कंपोजिशन होता है. यदि हम किसी और प्लेनेट पर जाएंगे और उस प्लेनेट पर यदि देखेंगे और वहाँ यदि हमें कुछ सब्सटेंस मिलता है तो वो भी एक मैटर है. ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है. तो हमें अभी इस चैप्टर में हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो अर्थ में, अर्थ पर जो मैटर होती है, अर्थ पर जो मैटर है, इस मैटर का कंपोजिशन कैसा है ये पढ़ना है. हमने पहले देखा, जैसा कि पहले एंशिएंट टाइम में बोला जाता था कि जो मैटर होती है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है. जैसे कि फायर हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, स्काई हुआ, ऐसे 5 एलिमेंट से मिलकर ही बनती है. ठीक है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने और डिस्कवरी की और मैटर को जाना. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि मैटर जो होती है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. और इन्हीं टाइनी, ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, इनको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. लेकिन अभी यहाँ पर हमें एटम से रिलेटेड नहीं पढ़ना, अभी हमें मैटर से रिलेटेड पढ़ना है इस चैप्टर में कि मैटर क्या होती है. ठीक है, और मैटर की प्रॉपर्टीज कैसी होती है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैटर जो होती है, जैसे कि जो भी हम देखते हैं, जैसे पेपर हुआ, एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, या जो भी चीजें हम देखते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल थिंग से मिलकर बनी हुई होती है. तो जैसे इसको बोला जाता है कि इनके अंदर, यदि हम इसके अंदर देखें तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलरली बिल्डिंग ब्लॉक्स में अरेंज होते हैं. ठीक है, इसमें स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग पार्टिकल्स होते हैं और उनको ही हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. ठीक है, तो मैटर का हमें अब हम क्या जानेंगे, फिर इसके बाद हम मैटर का नेचर जानेंगे. जैसे कुछ मैटर ऐसी होती हैं, ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब हम 8th स्टैंडर्ड तक होते हैं तब हम ये समझते हैं कि जो मैटर होती है, जैसे सॉल्ट और शुगर सेम दिखते हैं, लेकिन वो क्या कंपोजिशन में सेम होते हैं, हम उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि हाँ इनका टेस्ट डिफरेंट है. लेकिन इसके आगे केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि और क्या क्या डिफरेंट होता है. सॉल्ट और शुगर दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो इस डिफरेंस की स्टडी हम आगे पढ़ेंगे. इसके लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे वो ये शो करने के लिए परफॉर्म करेंगे कि जो मैटर है वो एक पार्टिकल से मिलकर कंसिस्ट होता है. ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटीज में जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनली इस चैप्टर में जो हम देखिए, मैटर जो होती है ना उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है. तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है और वो क्या होती है. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो इसके लिए हम एक ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. वो ये कि आपको एक बीकर लेना है, एक 100 ml का बीकर लेना है. ठीक है, ये 100 ml का आपने बीकर लिया. ठीक है, इस 100 ml के बीकर में आपको वाटर को फिल करना है. ठीक है, आपने 100 ml के बीकर में वाटर को फिल किया, ये आपका क्या हो गया, वाटर. ठीक है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसको H2O लिखते हैं. तो ये आपने वाटर को फिल किया. इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें स्पून से क्या डालेंगे, शुगर को डालेंगे. ठीक है, शुगर के पार्टिकल को डालेंगे. ये आपने किसको डाला, शुगर के पार्टिकल को डाला. तो जैसे ही आप इसके अंदर शुगर के पार्टिकल को या सॉल्ट के पार्टिकल को डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो डिजोल्व हो जाएंगे. ठीक है, ये तो आपको वैसे भी पता है कि जब आप किसी वाटर के अंदर शुगर को या सॉल्ट को डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इससे आपको क्या समझना आता है, इससे आपको ये समझना आता है कि एक आपने तो एक इतना बड़ा, सपोज जैसे शुगर का पीस डाल, इसके अंदर आपने वो शुगर का पीस डाला, थ्रो आउट वो डिजोल्व हो गया, वो भी डिसअपियर हो गया. तो वो डिसअपियर होने का मीनिंग ये है कि ये जो एक बड़ा सा पार्टिकल था, ठीक है, ये बहुत ऐसे स्मॉल 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 पार्टिकल से मिलकर बना था. एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसको हम
डिसोल्यूशन की प्रोसेस बोलते हैं। डिसोल्यूशन की प्रोसेस में क्या होता है कि यदि वाटर के पार्टिकल, सपोज ये जो आपको वाटर दिख रहा है, इसके पार्टिकल यदि ऐसे अरेंज हो, तो क्योंकि ये लिक्विड है तो इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस स्पेस के बारे में। तो ये वाटर के पार्टिकल है, इनके बीच में जो स्पेस है, तो क्या होता है कि ये शुगर के पार्टिकल जो है, इसके पार्टिकल इसके बीच में आकर अरेंज हो जाते हैं। तो डिसॉल्व होने की प्रोसेस में ये होता है, ठीक है। आपने ऐसा भी देखा होगा केमिस्ट्री में कि कभी एक टेस्ट ट्यूब में कुछ कंपाउंड रखा हुआ है यहाँ पर और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड है। अभी यदि इस कंपाउंड को आप यदि इस कंपाउंड के अंदर मिक्स यदि डालेंगे तो डालने पर एक रिएक्शन होती है, कलर चेंज हो जाता है, गैस इवॉल्व होती है और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ आपने डाला और वो मिक्स हो गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉल्व। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमको ये बताती है कि जो आपका मैटर है वो मैटर इससे मिलकर कंसिस्ट होता है, वो मैटर मिलकर कंसिस्ट होता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल, स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर वो कंसिस्ट होता है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैटर की साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर की डेफिनेशन साइंटिफिक वे में क्या होती है। तो मैटर एनीथिंग, मैटर की डेफिनेशन साइंटिफिक वे में ये होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। Anything occupies space and has mass called matter. यदि कोई भी मैटर, यदि वो स्पेस ले रही है, ठीक है, और स्पेस लेने के साथ ही यदि उसमें कुछ मास है तो हम उसको मैटर कहेंगे। सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एयर होगा। यदि आपने आपने यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिप ली, ठीक है, ये कोई आपने रॉड ली और इस रॉड में यहाँ पर दो होल्डर है, ठीक है, और एक होल्डर से यदि आपने यहाँ पर एक बलून को रखा, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे बलून को रखा सेम साइज का और इनमें एयर फिल्ड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यदि आप इसको पेनिट्रेट करेंगे पिन से, जैसे ही आप पिन से इसको पेनिट्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये बर्स्ट होगा तो यहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, जो कि बैलेंस थे, पहले ये बैलेंस थे, यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको पिन से बर्स्ट किया तो क्या होगा कि ये बलून बर्स्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा दिखेगा, इसका बैलेंस ज्यादा हो जाएगा और ये ऐसा। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले इसमें कुछ मास था, मतलब एयर का भी क्या होता है, कुछ मास होता है, ठीक है। एयर स्पेस लेती है, ये तो आपको पता है, जैसे कि बलून के अंदर आपको दिखता है कि वो स्पेस ले रही है, तो स्पेस तो लेती है, साथ में उसमें क्या होता है, कुछ मास भी होता है। यदि मास नहीं होता तो ये नीचे नहीं आता, ठीक है। तो ये थी मैटर की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2, इस एक्टिविटी नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। अभी आपने तो पढ़ा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ये देखा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी, लेकिन वो कितने टाइनी पार्टिकल हो सकते हैं, इसके लिए हम ये सेकेंड एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना, ठीक है, एक आप बीकर लेंगे, इसमें आप वाटर को फिल करेंगे, ठीक है, इसमें आपने वाटर को फिल किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यदि आप फिर से शुगर लेंगे और सॉल्ट लेंगे तो ये एक सॉल्यूशन जो होते हैं वो कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई कलर्ड कंपाउंड लें। तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO, इसका नाम क्या है, KMnO4 आप लेंगे, ठीक है। ये KMnO4 के पार्टिकल को लेंगे तो पर्पल कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के ये होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस वाटर के अंदर ये आपने 100 ml का बीकर लिया था, इसमें आपने वाटर लिया कुछ 50 ml लिया, इसमें आपने 1 और 2 पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल आपने इसके अंदर डाले, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर ये पार्टिकल डाले तो ये पूरा सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एक छोटी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस छोटी टेस्ट ट्यूब में आपको इसमें से 10 ml को
आपको निकालना है सोल्यूशन को, ठीक है। और एक दूसरा बीकर लेना है जिसमें कि सिर्फ आपने वाटर को फिल करके रखा हुआ है, वाटर को 100 ml का ये बीकर है, इसमें आपने थोड़ा वाटर को फिल किया है, ठीक है, अप्रॉक्स समझ लीजिए 50 ml को फिल किया। उसके अंदर आप इस 10 ml को वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन तो पर्पल रहा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो पर्पल रहा होगा, तो ये तो पर्पल था। अब इस पर्पल को आप इसके अंदर डालेंगे, जैसे कि आपने होली में देखा होगा कि हम कलर को डाइल्यूट करते हैं तो वो और डाइल्यूट होते जाता है, बस ये उसी का एक फॉर्म है। तो इसमें अब ये पर्पल हो गया, फिर आपने क्या करना है सेकेंड स्टेप में, फिर इसमें से एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से आपको क्या करनी है, एक 10 ml सॉल्यूशन को इसमें निकालना है और एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर के अंदर फिर से आपको वाटर लेना है और इस वाटर के अंदर इसको आपको पोर कर देना है। जैसे आप इसको पोर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, फिर से ये पर्पल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ से आपने 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में फिर से आपने क्या निकाला, यहाँ से सॉल्यूशन निकाला, उसको फिर से इस बीकर के अंदर पोर कर दिया। तो आप कंटिन्यूसली क्या देखेंगे कि आप बहुत स्टेप तक आगे जाते जाएंगे। आपको तो खैर 5 और 6 टाइम ही इसको परफॉर्म करना है, तो आप परफॉर्म करके देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको पर्पल कलर दिखेगा, ठीक है, जबकि आपने यहाँ 1 और 2 पार्टिकल ही डाले थे। समझाने का मतलब ये है कि इतने छोटे पार्टिकल के अंदर भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। कलर दे रहा है मतलब वहां पर KMnO4 के पार्टिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल वहां तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से हमको पता चलता है कि बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन जो मैटर होती है वो इतने स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है कि हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। आपको पता है जीरो, जो आप एक छोटी सी वाटर की ड्रॉपलेट देखते हैं, ठीक है, आपने ये क्या लिया, छोटी सी वाटर की ड्रॉपलेट ली है, ये वाटर की ड्रॉपलेट ली है, वाटर की ड्रॉपलेट, ठीक है। तो यदि इसका वेट 0.05 ग्राम है, यदि इसका वेट इतना है तो इसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें 10⁻21 पार्टिकल्स इसके अंदर हो सकते हैं। एक छोटी सी ड्रॉप के अंदर इतने पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट तो कि पार्टिकल ऑफ मैटर have space between them। देखिए, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है, ठीक है। तो ये कितना स्पेस होता है, जब मैटर 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा कि किसके बीच में कितना स्पेस होता है। लेकिन स्पेस होता है, मैटर जो होती है उनके बीच में, उनके टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। आप यदि एक छोटा सा पार्टिकल देखें तो इसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे, और इन पार्टिकल्स के बीच में भी, यदि हम इसको जूम करके देखें तो ऐसा देखें, तो इन पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है, फिर स्पेस होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डिसॉल्यूशन की प्रोसेस में भी थोड़ा बताया। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो होती है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं। तो वो कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि आपने, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देते हैं। आपने क्या लिया, एक इंसेंस स्टिक होती है या परफ्यूम देखा होगा आपने, तो आप एक रूम है, उस रूम के आप किसी भी कॉर्नर पर जाइए और उस कॉर्नर पर जाकर आप स्प्रे करिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप उस रूम की स्मेल को उस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको स्मेल आती है, ठीक है, उस परफ्यूम की। तो वो कैसे है, ठीक है, पार्टिकल से मूव किए होंगे यहाँ से।
सेकेंड हम ले सकते हैं इंसेंस स्टिक। आपने देखा होगा घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, वो किसी एक कॉर्नर में जलाते हैं तो वो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो बुक में 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द mixing of two particles on their own किसी दो अलग अलग एक जैसे पार्टिकल का खुद में ही मिल जाना। आपने देखा होगा कि जो स्मोक निकलता है, ठीक है, इंसेंस स्टिक से जो स्मोक निकलता है वो स्मोक भी किसके फॉर्म में होता है, वो एयर के फॉर्म में होता है। और आपके रूम में तो एयर होती ही है, ठीक है। तो एक एयर के पार्टिकल दूसरे एयर के पार्टिकल में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इसके लिए हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि ये एक इंसेंस स्टिक है, यहाँ से स्मोक निकला, ठीक है, ये स्मोक निकला, तो क्या होता है कि धीरे 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 ये जो एयर है इसके पार्टिकल के बीच में डिसॉल्व होते जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने सॉलिड एंड लिक्विड को डिसॉल्व किया था, सॉलिड एंड लिक्विड को आपने डिसॉल्व किया था। ये आपके सॉलिड के पार्टिकल थे, शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल थे, इसको आपने किस में डिसॉल्व किया था, वाटर में डिसॉल्व किया था। मैंने आपको बना के बताया था कि ऐसे ये पार्टिकल होंगे वाटर के और उनके बीच में ऐसे पार्टिकल होंगे शुगर के, ऐसा बताया। तो ऐसा ही सेम किस में होगा, एयर और जो इंसेंस स्टिक से स्मोक निकल रहा है इसके पार्टिकल के बीच में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन और होती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने देखा होगा कि यहाँ से स्मोक निकला तो यहाँ पर स्मोक डार्क है, डार्क है मतलब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये और एयर में इसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। आप किसी भी स्मोक को देखना और जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ से वो निकल रहा है वहां पर उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है। तो वो क्या ट्राई करता है हमेशा कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो जो भी चीज कहाँ से कहाँ जाती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, द फ्लो ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही एक और एग्जांपल होता है जैसे कि एलपीजी। एलपीजी गैस होती है, आपको पता है किचन के सिलेंडर में यदि कभी ऐसा होता है कि वो गैस लीक होने लगती है, तो लीक होने पर हमको स्मेल आ जाती है। एक्चुअली वो एलपीजी की नहीं होती है, एलपीजी जो बनती है वो उसमें मेन कंपोजिशन होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, इनसे मिलकर बननी होती है, ठीक है। लेकिन वो उसकी स्मेल नहीं होती है, वो उसमें एक सब्सटेंस मिला दिया जाता है जिसको बोलते हैं C2H6S, एथिल मरकैप। एथिल मरकैप्टेन एक सब्सटेंस होता है जिसको कि इसमें मिक्स किया जाता है। तो इस एथिल मरकैप्टेन की स्मेल होती है, उसके कारण आपको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। यदि ये सब्सटेंस नहीं मिलाएंगे तो इसकी तो कुछ स्मेल ही नहीं होती है, फिर यदि ये लीक भी हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये गैस लीक होती है डिफ्यूजन के कारण ये क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। इसी के साथ ही जब हम इसमें इसको मिला देते हैं तो इसके पार्टिकल भी स्प्रेड हो जाते हैं, तो हमको स्मेल आ जाती है, इसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, तो उनको पता चल जाता है कि गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक इसका एग्जांपल था, डिफ्यूजन का एग्जांपल था। अब हम एक और ग्रुप एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे। तो वो एक्टिविटी है कि आपको एक बीकर लेना है और एक दूसरा बीकर और लेना है, ठीक है। इसमें आपको सेम वैसे ही वाटर को फिल करना है। ये हमारी ग्रुप एक्टिविटी नंबर 4 है, ग्रुप एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 ये हम लेंगे। अब ये इसमें आपने लिया हुआ है वाटर, इसको लिखते हैं H2O। यहाँ पर भी आपने क्या लिया हुआ है, वाटर।
अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपको इसकी वॉल की हेल्प से आपको यहाँ पर वन ड्रॉप किसकी डालनी है, इंक की डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वन ड्रॉप किसकी डालनी है, हनी की डालनी है, हनी इसकी आपको डालनी है। तो आपको चेक करना है कि कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, मीन्स इसका मतलब ये है कि कौन जल्दी डिफ्यूज होगा। तो इन दोनों में से कौन जल्दी डिफ्यूज होगा बताइए। ऑब्वियसली ये वाला जल्दी डिफ्यूज और ये वाला जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा क्यों है कि ये जल्दी डिफ्यूज हुआ, ये जल्दी डिफ्यूज नहीं हुआ। वाटर तो दोनों में सेम ही है, मतलब इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है ये इंक पर और हनी पर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये ज्यादा थिक होता है और ये ज्यादा थिक नहीं होता, ये लूज होता है। तो इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कैसे डिपेंड करती है, डेंसिटी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए कि आपने यदि एक इतना बड़ा सा बॉक्स लिया, ठीक है, एक खड्डे का इतना बड़ा बॉक्स लिया, जैसे हम कोई सामान लाते हैं तो बॉक्स आता है ना, ये वो बॉक्स हुआ, ठीक है। और आपने एक इतना बड़ा स्टोन लिया, ठीक है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि ये बॉक्स और इसमें कौन ज्यादा हैवी है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ज्यादा हैवी है, ठीक है। और इसी को साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे कि ये ज्यादा डेंस। अब ये कैसे डेंस है, देखो वॉल्यूम तो इसका ज्यादा है लेकिन इसका मास कम है। तो देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये नॉमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो यदि डिनोमिनेटर वाली चीज बड़ी हो जाएगी, आपको वैसे भी पता है, ये डिनोमिनेटर वाली चीज यदि बड़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम तो इसका ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका मास कम है, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। लेकिन इसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है, कम, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो ज्यादा डेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका की मास हायर होता है एज कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से ज्यादा उसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ज्यादा डेंस होता है। तो ये क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है। तो आप हनी में देखेंगे कि हनी के पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसका जो फ्लो होता है, ठीक है, उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्लो। और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका फ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई एक दुबला पतला आदमी है तो वो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जल्दी जल्दी दौड़ेगा, और एक कोई मोटा ताजा बहुत ही हेल्दी सा इंसान है तो वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे दौड़ेगा। तो सेम यहाँ पर वही चीज, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा। एक्टिविटी नंबर 5 ये भी जो है किसको डिफाइन करती है, ये भी डिफ्यूजन को ही डिफाइन करती है। देखिए आप सोचेंगे कि इतनी सारी एक्टिविटीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारी एक्टिविटीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपकी एक्टिविटीज से मतलब किसी काम के थ्रू यदि आप जानेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ही आप सीधे यदि साइंस को ही पकड़ेंगे तो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो को रिलेट करते हुए हमारे एनवायरमेंट से जब हम पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया हुआ है। और यदि वैसे देखा जाए तो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पजल क्वेश्चन बनते हैं, वो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर 5 जो है ये भी डिफ्यूजन को ही शो करती है। कैसे, देखिए यदि आपने एक जार लिया, जार है ना, ऐसा दिखता है, ये ग्लास का होता है, ठीक है, ऐसे शेप का होता है, ये जार, ठीक है, ये आपने एक जार लिया। अब इस जार के अंदर आपने ब्रोमीन गैस को फिल किया, ठीक है, इस गैस को फिल किया आपने, ब्रोमीन गैस को फिल किया। तो ये जो ब्रोमीन गैस होती है ना, ये ब्राउन कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। अब आपने इसके अंदर ब्रोमीन गैस को फिल कर दिया, ठीक है। ये पूरी किस कलर का है, अब ये ब्राउन है तो ये तो पूरा ब्राउन ही दिखेगा, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया कि यहां से एक ऐसे का दूसरा, ये जो जार है ऐसे का एक दूसरा जार लिया और उस जार को इसके ऊपर आपने क्या किया, रख दिया, ऐसे इस जार के ऊपर इस जार को आपने एक दूसरे जार को रख दिया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ ही सेकेंड्स बाद, ठीक है, आप क्या देखेंगे कि ये जो दोनों जार है वो आपको अब सेम ही दिखने लगेंगे,
क्या मतलब हुआ इसका? सेम ही दिखने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा क्या हो जाएगा? ब्राउन। पहले तो इस जार के अंदर भी क्या थी? गैस, ठीक है, लेकिन वो एयर थी और ये भी गैस थी। अरे एयर क्या होती है? गैस ही तो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर थी, गैस, गैस किस चीज की थी? यहाँ पर एयर की थी और यहाँ पर ब्रोमीन गैस। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? इसके पार्टिकल की इसमें क्या होगी? इंटरमिक्सिंग, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये इंटरमिक्स हो गया और ये पूरा किस कलर का हो जाएगा? फिर ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये भी किसको शो करता है? ये भी डिफ्यूजन को ही शो करता है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें आप हनी को भी टेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी टेस्ट करते हैं कि हमारा जो हनी है वो प्योर है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में वाटर को फिल कीजिए, ठीक है। अब इसमें आप हनी को डालिए, तो यदि हनी ऐसे स्ट्राइक बनाते हुए सीधी यदि नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा प्योर हनी होता है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हनी का टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी नंबर 6, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 6 जो है ये भी हमको डिफ्यूजन को ही डिफाइन करेगी, लेकिन डिफ्यूजन के रेट को अब जो हम डिफ्यूजन के इतने सारे हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े ना, तो उसमें एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है कि डिफ्यूजन का जो रेट है, ठीक है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन इसमें भी आप पहले देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया। फिर से वही 2 बीकर लेंगे हम, ये 2 बीकर लिया, लेकिन दोनों में आप वाटर ही लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो वाटर लेना है वो आपको कोल्ड वाटर लेना है, कोल्ड वाटर। और यहाँ पर आपको जो वाटर लेना है वो आपको हॉट वाटर लेना है, ठीक है। अब आपने 2 टाइप के वाटर लिए। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO, कॉपर सल्फेट। ये जो होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको ब्लू विट्रॉल। ऐसे आप इसका कमर्शियल यूज देखेंगे तो ये वैसे कलर के कम नहीं आता, और भी इसके इंडस्ट्री में यूज होते हैं, दूसरे यूज होते हैं, लेकिन यदि नॉर्मल आप देखें तो ये कलर के यूज आता है, ठीक है। वो ब्लू विट्रॉल होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 3 पार्टिकल्स इसके यहाँ पर लिए, ठीक है, और 3 पार्टिकल्स आपने इसके यहाँ पर लिए, इसको आपने डिसॉल्व कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन फास्टर डिसॉल्व होगा? क्या ये डिसॉल्व होगा कोल्ड वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगा या हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगा? ठीक है, बताइए। डिसॉल्व तो होंगे, डिसॉल्व तो दोनों में भी होंगे, लेकिन जल्दी डिसॉल्व हो इसमें हो जाएगा हॉट वाटर में। आपने देखा होगा किसी भी सॉलिड को यदि किसी हॉट में डिसॉल्व करवाएं, हॉट वाटर या कोई और हॉट लिक्विड में यदि हम डिसॉल्व करवाते हैं तो वो जल्दी डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डिफ्यूजन तो दोनों में भी हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफ्यूजन का रेट अलग अलग है। मतलब कि हॉट वाटर में ये फास्टर डिसॉल्व होगा और इसमें इसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो कम है, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टेम्परेचर की। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जितना हॉट वाटर रहेगा उतनी जल्दी आप उसमें सॉल्ट मिक्स करो, शुगर मिक्स करो, कुछ भी मिक्स करो आप, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है हॉट वाटर। मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट मतलब समझते हैं ना कि किसी कितने जल्दी टाइम में, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग किसी काम का जो बोलना चाहिए उसकी जो अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, वर्क डन मिलता है हमको, अपीयरेंस मिलती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितने कम टाइम में कितना ज्यादा हमारा काम हो रहा है। तो उसको हम कभी जनरल वे में ही समझा दें तो उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट पहले हमने जो एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें हमने हनी लिया था, इंक लिया था, तो उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने देखा था कि जब आपने हनी लिया तो डिफ्यूजन कम हो रहा था और जब आपने इंक लिया तो डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो हनी थी उसकी डेंसिटी क्या थी? ज्यादा, ठीक है। तो वो ज्यादा डेंस था तो उसका डिफ्यूजन कम था, और इंक ज्यादा डिफ्यूज हो रही थी तो उसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये दो फैक्टर है रेट ऑफ डिफ्यूजन।